जीव विज्ञान 9th क्लास का पार्ट 1 जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। चलिए देखते हैं जीव विज्ञान की ओर। इसमें सबसे पहले देखते हैं कोशिका, यानी कोशिका क्या है। तो कोशिका कहता है कि शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं, और यह सभी जीवों के मूलभूत इकाई होता है। मतलब सबसे छोटा से छोटा कण जो होता है शरीर की, वो होता है कोशिका। और सभी सजीव कोशिका से बने होते हैं। जितना भी जीव है सभी के सभी जो है कोशिका से बने होते हैं। जैसे एक भवन को बनाने के लिए ईंट संरचनात्मक इकाई का काम करता है, उसी प्रकार किसी भी सजीव के शरीर के निर्माण के लिए एक कोशिका को जोड़कर होता है। कोशिका को मिलाकर और हम पूरा शरीर के निर्माण करते हैं। देखिए, कोशिका से जो है वो ऊतक का निर्माण होता है। मतलब ढेरे मानी कोशिका जो है जब मिलता है तो ऊतक का निर्माण होता है, और फिर बहुत सारे ऊतक मिलता है तो अंग का निर्माण होता है, और अंग से फिर जो है दोस्तों शरीर तंत्र का निर्माण होता है, और फिर पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है कोशिका से देखिए शरीर का निर्माण हुआ। अब आगे देखते हैं, कोशिका एक संरचनात्मक इकाई है। आपको हम पहले बता दिए कि कोशिका जो है एक संरचनात्मक इकाई है। कोशिका हमारे शरीर के आकार प्रदान करता है, इसीलिए यह शरीर की संरचनात्मक इकाई है। अगला देखते हैं कि कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है। कैसे? यानी शरीर के सभी कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसीलिए यह शरीर की क्रियात्मक इकाई है। और कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में यह खोजा था, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया था। कोशिका का खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया, और फिर जो है रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। उसके बाद देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं, और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम दो जीव वैज्ञानिक एस स्लाइडेन 1833 ईस्वी में और टी स्वान 1839 ईस्वी में बताया। यानी कोशिका सिद्धांत जो है सबसे पहले दो जीव वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान जो है ये बतलाया था। स्लाइडेन 1833 में बताया था और स्वान जो है 1839 में बतलाया था। अब है कोशिका आधार पर जीवों का प्रकार। देखते हैं कि कोशिका आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव, यानी कि वे जीव जिसमें एक ही कोशिका के वो जो बने होते हैं एवं स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास और बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ये सभी के सभी जो है एक कोशिकीय जीव है। अगला देखते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव क्या है? तो कि वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे फंजाई यानी कि कवक, पादप मतलब पेड़ पौधा, मनुष्य एवं अन्य जंतु जो होते हैं बहुकोशिकीय जीव होते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिकीय जीवों से ही विकसित हुआ है। कहता है कि जितना भी बहुकोशिकीय जीव है वो एक कोशिकीय जीव से ही वह विकसित हुई है। अब है कोशिकाएं विभाजन, विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिकाएं बनाती है। जब कोशिका विभाजन होती है तो अपने जैसा और सारे कोशिका का निर्माण करती है। जैसे हम लोग जो है मनुष्य जो है अपना बच्चा को जन्म करता है, अपना संतान उत्पन्न करता है अपने ही जैसा, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका जब विभाजित होती है उसी प्रकार से अपने ही जैसी कोशिका और बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। जितना भी कोशिकाएं जो है अपने उसके पहले वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होता है, अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों में कार्य करने के लिए विभिन्न एक विशिष्ट कोशिकाएं होती है। कोशिका की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। पहला है कि कुछ कोशिकाएं अपनी आकार बदलती रहती है, जैसे अमीबा जो है अपना आकार बदलते रहता है। जैसे अगर इस प्रकार से अभी देख रहे हैं अमीबा को, तो जो है ना बाद में जो है इस रूप के हो जाएगा, किसी भी प्रकार का रूप हो सकता है, इस तरह के हो जाएगा। ठीक है, तो अमीबा जो है अपना आकार जो है बदलते रहती है। अब देखिए
कुछ जीवों में कोशिका का आकार स्थूल होता है, मतलब स्थिर होता है, ठीक है, स्थूल नहीं, यहाँ स्थिर होगा, तो स्थिर होता है, जैसे तंत्रिका कोशिका। कुछ जीवों को जो कोशिका है आकार में क्या रहता है, स्थिर रहता है, जैसे तंत्रिका कोशिका। अब है आगे मानव शरीर में पाए जाने वाले कुछ कोशिकाओं के नाम। तो मानव शरीर में हमारे पाया जाता है कोशिका तंत्रिका कोशिका, रुधिर कोशिका, वसा कोशिका, अस्थि कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका और जनन कोशिका। जनन कोशिका, जनन कोशिका में दो तरह के होते हैं, शुक्राणु और एक अंडाणु। शुक्राणु जो है ये नर में होता है और अंडाणु जो है मादा में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पादप कोशिका क्या है। तो इसमें जो है कोशिका भित्ति होती है, इसमें हरित लवक उपस्थित होती है और इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है और ये प्रायः बड़े आकार की होती है। ये पादप कोशिका है, ठीक है। अब जंतु कोशिका में देखते हैं। जंतु कोशिका, एक कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है, इसमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और यह प्रायः छोटे आकार की होती है। देखते हैं कोशिका के भाग, यानी कि कोशिका के भाग अब देखते हैं कि क्या है। तो पहला जो है प्लाज्मा झिल्ली। तो यह क्या है प्लाज्मा झिल्ली, तो कहेंगे कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिकाओं के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन दो परतों की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। और कोशिका झिल्ली का लचीलापन, देखिए कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव है। जैसे अमीबा अपने बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, इसी लचीलापन के कारण अमीबा अपना आकार बदल पाता है। अभी आप लोगों को बताया कि अमीबा जो है अपना आकार बदलते रहता है, किस प्रकार से होता है और किस तरह से जो है अपना आकार बदल लेता है, अभी बतलाएं। और खाद्य पदार्थों को कूटपात के सहारे निगल जाता है। अमीबा या अन्य एक कोशिकीय जीव में भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे देखिए अमीबा जो क्या करता है, कोई भी भोजन के कण जो है, भोजन के कण मान लेते हैं यहाँ पे है, तो क्या करता है यहाँ पे कुछ अमीबा आता है और ये अपना आकार जो है इस तरह के बना लेता है। देखिए इस तरह के बनाकर और ये अपना अंदर जो है रख लेता है और कुटपात की सहायता से जो है ये अंदर कर लेता है भोजन के कण और अपने में जब इसको पच जाता है तो शरीर के कोई भी भाग फटकर और बाहरी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए आगे कि इसका कार्य क्या है। तो यह कोशिका द्रव को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है प्लाज्मा झिल्ली। यह कोशिका की बाहरी तत्वों से रक्षा करता है और कुछ चुने हुए पदार्थों का कोशिका के अंदर या बाहर आने की प्रक्रिया प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही होता है, जबकि अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। चौथा है कि विसरण एवं प्रसरण, यानी कि विसरण एवं प्रसरण जो है की क्रिया झिल्ली के द्वारा होता है। अब है प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक परागम्य झिल्ली होती है। देखिए वर्णात्मक परागम्य झिल्ली होती है कैसे से। प्लाज्मा झिल्ली के कुछ चुने हुए पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है अथवा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसीलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। तथा प्लाज्मा झिल्ली के कुछ जो चुने हुए पदार्थ को ही जो है अंदर अथवा बाहर जाने से रोकती है और अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, इसीलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। कुछ चुने हुए पदार्थ जैसे क्या हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। गति की क्रिया, गति पदार्थों की गति का नियम, यानी पदार्थ की गति उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर आता है। उच्च सांद्रण क्या है, तो जब गाढ़ा जो पदार्थ है उसको बोलते हैं उच्च सांद्रण और जो पतलापन है उसको बोलते हैं निम्न सांद्रण। तो उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर आता है। अब देखिए विसरण, तो विसरण क्या है, डिफ्यूजन। तो कहते हैं विसरण एक कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों के अणुओं का परिवहन वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा होता है। यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। कोशिकाओं में विसरण की प्रक्रिया जो है CO2 जैसे कोशिकीय अपशिष्ट जब कोशिका में अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती है
तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका के अंदर की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण की क्रिया होती है। द्वारा कोशिकाओं से CO2 बाहर निकल जाती है और इसी प्रकार से कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता जो है कम हो जाती है और बाहर ऑक्सीजन O2 यानी कि ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो बाहर से ऑक्सीजन कोशिका के अंदर वर्णात्मक परागम झिल्ली से विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका के अंदर चली जाती है। इस प्रकार कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। अब देखिए परासरण क्या है। तो परासरण जल के अणुओं की गति वर्णात्मक परागन झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। जिस प्रकार गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक उसी नियम का पालन परासरण में भी होता है। परासरण में जल के अणुओं की गति भी वर्णात्मक परागन झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। अब देखते हैं हम केंद्रक, न्यूक्लियस। तो केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है, जो सिर्फ कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। कहता है कि जब एक कोशिका है, इसके अंदर जो पाया जाता है कोशिका एक केंद्रक होता है और इन्हीं केंद्रक के अंदर जो है मतलब गुणसूत्र होते हैं, जो कोशिका जब विभाजन होता है उस समय जो है गुणसूत्र दिखाई देता है। अब है केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत को एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर जा पाता है। अब गुणसूत्र देखते हैं कि गुणसूत्र है क्या। गुणसूत्र एक छायाकार संरचना होती है जो कोशिका केंद्रक में पाया जाता है। एक कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल, DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये जो होता है तनु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। ठीक है। और क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। DNA के अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। मतलब कि DNA का जो कार्य करने वाले अलग अलग छोटे छोटे अंग है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। और जो कोशिकाओं विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है उसमें यह DNA क्रोमैटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ क्या है, तो ये क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। अब है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। कोशिकीय जनन में केंद्रक की भूमिका क्या है, ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक भी दो भागों में विभक्त हो जाता है। नई कोशिका में जनक कोशिका के ही सभी गुण मौजूद रहते हैं। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। अगला है कि सजीव ही साथ सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, अतः कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को हम केंद्रकाय कहते हैं। अब है ए में प्रोकैरियोट जीव, प्रोकैरियोटिक जीव जिसको कहते हैं, है ना, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, तो ए ऐसी जीव जो है जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। मतलब वैसा जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, है ना। अब यूकैरियोटिक जीव क्या है, तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली है उन्हें यूकैरियोटिक जीव कहते हैं, जैसे सभी बहुकोशिकीय जीव, जैसे मनुष्य जो हो जाएगा, है ना, ये यूकैरियोटिक जीव है। लेकिन जिसमें एक कोशिका होती है और जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसको बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक जीव। अब है केंद्रक झिल्ली।
केंद्रक के उपस्थिति के आधार पर कोशिका दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई होती है उन्हें क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऐसी कोशिकाओं जीवाणुओं में पाई जाती है, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका, देखिए जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यानी कि जिस जीव में अगर केंद्रक झिल्ली पाया जाता है उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक जीव, और जिसमें जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे शैवाल एवं अन्य बहुकोशिकीय जीवों की कोशिका जो है यूकैरियोटिक कोशिका है। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए ये आकार में प्रायः छोटा होता है और यूकैरियोटिक जो है यह आकार में बड़ा होता है। दूसरा, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है इसमें प्रोकैरियोटिक में, और इसमें केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति होती है, मतलब इसमें रहता है इसमें नहीं रहता है। तीसरा है क्रोमोसोम प्रायः एक होता है, इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम प्रायः एक होता है, इसमें क्रोमोसोम प्रायः एक से अधिक होते हैं। चौथा है कई अन्य अंगक नहीं होते हैं इसमें, लेकिन इसमें लगभग सभी अंगक मौजूद होते हैं, है ना। पांचवा देखते हैं प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, लेकिन इसमें जो है क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। छठा है कि वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, इसमें केंद्रक झिल्ली के साथ साथ झिल्ली युक्त अंगक भी होते हैं। अब चलते हैं कोशिका द्रव के बारे में। तो कोशिका का वह बड़ा क्षेत्र जो कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है तथा एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ से भरा रहता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका के इसी भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। अब है कोशिकांग क्या है, तो कोशिकांग जो है प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में अनेक छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। इन्हीं कोशिकांग अर्थात कोशिका अंगक कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, रिक्तिका आदि ये सभी जो है कोशिकांग है। जीव द्रव, तक कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव बनाता है और उसी को बोलते हैं जीव द्रव। सभी कोशिकांग कोशिका के जीव द्रव में पाए जाते हैं। अब कोशिकांगों के कार्य को देख लेते हैं। नए पदार्थों का निर्माण करना, दूसरा है पदार्थों का निष्कासन करना, तीसरा है कोशिका के लिए ऊर्जा संचित करना। अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं में चाहे वे कोई भी कोशिका क्यों न हो, कोशिकांग एक ही प्रकार के होते हैं। अब है झिल्ली की सार्थकता यानी कि उपयोगिता। तो वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है और इसीलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिकाओं की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर, यानी सांद्रता के आधार पर विलयन का प्रकार देखते हैं। अल्प परासरणदाबी विलयन, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज्यादा में रखा गया है तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरणदाबी विलयन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका जो है वह फूलने लगेगी, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप जो है कोशिका फूलने लगेगी। अब समपरासरीदाबी विलयन क्या है, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में जल की सांद्रता को ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली में जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरी दाबी विलयन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप फिर देख रहे हैं इसके परिणाम स्वरूप कोशिका के माप अथवा आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा है अति परासरणी दाबी विलयन, तो यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका जो है ना सिकुड़ जाएगी। अब है पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण, तो एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्रसरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रसरण का एक उदाहरण है, ठीक है। अब कोशिका के जीवन में विसरण का महत्व,
पहला देखिए, विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। तीसरा, कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और तथा बाहर निकलना भी विसरण के द्वारा होता है। चौथा जो है, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रसरण द्वारा ही होता है। अब है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति केवल जो है पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जो कि यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह पौधा को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब कठोर बनाता है कोशिका भित्ति। अब है सेल्यूलोज। तो यह एक विशेष प्रकार की जटिल कार्बोहाइड्रेट होती है जो पौधे में ही पाई जाती है तथा यह पौधे को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। सेल्यूलोज का पाचन सभी शाकाहारी जीव आसानी से कर पाते हैं, जबकि मनुष्य की आंत जो है इसका पाचन नहीं कर पाता है। बहुत अच्छा ही पॉइंट है कि मनुष्य की आंत जो है सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ऐसा इसीलिए है कि मनुष्य की आंत अन्य शाकाहारी जीवों की अपेक्षा छोटी होती है, इसलिए जो है सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। अब है जीव द्रव कुंचन। जब किसी पादप कोशिका में प्रसरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाती है। इस घटना को जीव द्रव कुंचन कहते हैं। पादप कोशिकाओं के परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है कैसे? तो कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन अर्थात अल्प प्रसरण दावी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ऐसे माध्यम से कोशिका प्रसरण विधि द्वारा पानी लेती है। कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती है और कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं जो है परिवर्तनीय माध्यम को तंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। अब है उपापचयी क्रियाएं। तो उपापचयी क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाएं हैं जो सभी सजीव में जीवन को बनाए रखने के लिए होती है। उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहला उपचय, यानी यह रचनात्मक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह होता है जिसमें अपचयन की क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। इस क्रिया द्वारा सभी आवश्यक पोषक तत्व शरीर के अन्य भागों तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाए जाते हैं, जिससे नए कोशिकाएं या ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं अपचय। तो अपचय क्या है? तो इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होकर सरल अणुओं का निर्माण होता है तथा कोशिकीय शोषण के दौरान दोस्तों कोशिकाओं जीवन की मौलिक इकाई में कोशिकांग। ठीक है, कोशिकांग के बारे में पढ़ते हैं। कोशिकांग क्या है? तो अंतःद्रवी जलिका, यानी कि अंतःद्रवी जलिका के बारे में देखते हैं। तो अंतःद्रवी जलिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। अंतःद्रवी जलिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। ठीक है, अंतःद्रवी जलिका दो प्रकार की होती है। पहला होती है खुरदुरी अंतःद्रवी जलिका, यानी कि RER इसको कहते हैं। RER तैयार प्रोटीन को ईयर के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। इस बी में है कि इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें जो है राइबोसोम उपस्थित होता है खुरदुरी अंतःद्रवी जलिका में, RER में। अब हम पढ़ते हैं कि चिकनी अंतर्द्रवी जलिका ACR वसा तथा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है और इसमें जो है राइबोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, उसमें राइबोसोम उसमें भी उपस्थित होता था और इसमें भी उपस्थित होगा, लेकिन उसमें प्रोटीन और इसमें जो है वसा और लिपिड। अंतर्द्रवी जलिका के कार्य, तो यह कोशिका द्रव तथा केंद्रक के मध्य जलिका तंत्र का निर्माण करता है। यह कोशिका द्रव तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा जो है ईयर कोशिका की कुछ जैविक रासायनिक क्रिया के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य करता है। चौथा है यकृत कोशिकाओं में ACR विष एवं दवाओं के विषाक्त प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अब ACR कोशिका ACR वसा तथा लिपिड अणु के बनने में सहायता करता है। अब है झिल्ली जीवात जनन, यानी कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। अगला है दूसरा गोल्जी उपकरण यानी कि बॉडी। तो यह झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें हम कुंडिका कहते हैं। अब है गोल्जी उपकरण का कार्य क्या है। तो यह ईआर की झिल्लियों से जुड़कर जटिल झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। ईआर में संश्लेषित पदार्थों के लिए पैकेजिंग का कार्य करता है। तीसरा जो है गोल्जी उपकरण में सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा बनाती है और इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ठीक है। अब है ब्लैक रिएक्शन। कैमिलो गोल्जी ने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था और विशेषतः यह कोशिकाओं के कोमल शाखाओं की प्रक्रिया का मार्ग पता लगाने की में महत्वपूर्ण था। अब है राइबोसोम। तो राइबोसोम कोशिका द्रव में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और पाई जाने वाली गोल आकृति की संरचना होती है और एक कोशिका द्रव में मुक्त रूप से पाई जा सकती है अथवा अंतर्द्रव्य जालिका ईआर से जुड़ी हो सकती है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन का बनाता है, इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम का कार्य। तो राइबोसोम यह आरएनए का बना होता है और यह एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण करता है। एक कोशिकाओं के जैव रासायनिक क्रियाओं कलाप के लिए सतह प्रदान करता है। अब है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। यह झिल्ली से घिरी हुई संरचना है और लाइसोसोम बाहरी पदार्थों के साथ साथ कोशिकांगों से टूटे फूटे भागों को पाचित करके साफ करता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है। लाइसोसोम एक आत्मघाती थैली है। ठीक है, लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम का कार्य। यह कोशिका के अपशिष्टों को पाचित कर कोशिका को साफ रखता है और दूसरा है इसके शक्तिशाली एंजाइम कोशिकांगों के अलावा जीवाणु, भोजन एवं कृमियों का पाचन करती है। यह मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है जो बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है एवं भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अद्भुत अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है दोस्तों बिजली का घर कहते हैं यानी कि पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग कहते हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिकाओं की वह ऊर्जा है जिसका निर्माण एवं संचयन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इस ऊर्जा का उपयोग जो है नए रासायनिक यौगिक को बनाने में तथा यांत्रिक कार्यों के लिए शरीर अथवा कोशिकाओं द्वारा होता है। चूंकि एटीपी जैसे कोशिकीय ऊर्जा का निर्माण एवं संचयन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए इसे कोशिका का बिजली घर यानी पावर ऑफ हाउस कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। पहला जो है यह का एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, इसमें कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं। तीसरा, इसमें जो है अपना कुछ प्रोटीन जो है स्वयं बनाता है और कोशिकीय ऊर्जा का संचयन एवं निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। अब है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी कोशिका झिल्ली वाली परतें होती है जो स्टोमेटा में स्थित होती है। प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं।
पहला है क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लास्टिड। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा यह प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। इनका प्रमुख कार्य पौधे को सुंदर बनाना है। यह मुख्यतः फलों एवं फूलों की पंखुड़ियों में पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। इसीलिए जो है फलों एवं फूलों की जो पंखुड़ियां होती है रंगीन नजर आते हैं। फल भी रंगीन और फूल भी जो है बहुत तरह के रंगीन नजर आते हैं, इसलिए इस फूल में पाए जाते हैं। अगला है ल्यूकोप्लास्ट यानी सुयत एवं रंगीन प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप के अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। यह पौधा के जड़ों एवं उन भागों में पाया जाता है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें हरा वर्णक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट देखिए, तो जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब है क्लोरोफिल, तो यह पौधे में पाए जाने वाले हरे वर्णक है क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। अब देखते हैं प्लास्टिड का कार्य। तो पहला है प्लास्टिड के विभिन्न प्रकारों के कारण ही पौधे के विभिन्न भागों में विभिन्न रंग होते हैं। दूसरा जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे वर्णक प्लास्टिड क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। तीसरा जो है वह है ल्यूकोप्लास्ट, मंड यानी कि स्टार्च जिसे कहते हैं, चर्बी और प्रोटीन को संचित उत्पाद के रूप में संचय करती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है रसधानियां। तो रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती है जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती है। कुछ पौधे की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियां कोशिका द्रव से भरी रहती है जो कोशिकाओं को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करती है। रसधानियां के अब कार्य देख लेते हैं। पहला, एक कोशिकाओं को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करती है। दूसरा, पौधे के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा प्रोटीन आदि रसधानियां में ही संचित होता है। तीसरा है कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल एवं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो आज का रही इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।